चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। यस तो 1 yes, मोल का क्या हो जाएगा, सब मोल में पूछ रहा है ना, 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1 मोल मैम इलेक्ट्रॉन फिर अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसका जो आंसर आता है एक सेकंड, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रखो। इसका जो आंसर आता है, आइडिया है, पता है, 9 यस मैम निकाल ले रहा हूँ। 96,500 कूलम। ये इम्पोर्टेंट है, ये बराबर होता है 1 फैराडे का, इसको बोलते हैं 1 फैराडे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 96,500 कूलम, ठीक है, वो क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस ठीक है। सो फर्स्ट 2.1 हो गया। 2.2 में क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। 2.2 जो है इसमें क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मीथेन का फॉर्मूला CH4 यस मैम। क्या होगा बताओगे, तुमको क्या मैम कैलकुलेट इसमें करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 6 मैम प्रोटॉन कार्बन में 6 होते हैं एंड हाइड्रोजन में 4 हो जाएंगे, हो जाएंगे, इससे 2 मैम रहते हैं, टोटल 10 हो जाएगा। टोटल 10 हो जाएंगे। सो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा टोटल में, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 1 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, मैम अवोगाड्रो नंबर इनटू 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, एवोगाड्रो नंबर से, तो कितना हो जाएगा, मतलब सिंपल है ना मैम कैलकुलेशन। 6.023 10⁻26। 10 हो गया ना, तो 24 हो जाएगा ना, इसको हाँ 10। मैम मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक बताया, इसलिए मैंने एक उधर कैरी फॉरवर्ड कर दिया था। अच्छा ऐसा तुमने क्या बताया था, मैंने सुना नहीं। मैंने दो ही डेसिमल तक बताया था ना, 6.02। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड ए द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बताना है, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बताना है इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। तुमने किया ये सारा क्वेश्चन नहीं मैम ये इस टाइप का। स्कूल के एग्जाम में, एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं। तो मीथेन में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मीथेन का ही है सेकंड क्वेश्चन, उसका ही है ना। यस न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 1 एटम ऑफ कार्बन, नहीं C14 है ना, मीथेन नहीं है। यस मैम CH4 कार्बन 14 के लिए पूछ रहा है, कार्बन 12 नहीं है, ठीक है, हाँ कार्बन 14 के लिए क्वेश्चन है। सो 1 एटम ये तुम्हारा हो गया, अभी हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। 1 एटम ऑफ कार्बन कितने इसमें न्यूट्रॉन होंगे, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यहाँ पे कौन सा कार्बन लिया है, C12 नहीं लिया, C14 लिया है, ठीक है। सो प्रोटॉन्स कितने होंगे 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6, सो 14 है अगर इसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ यस न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 14 - 6 8 हो जाएगा, या ठीक है। सो 1 एटम ऑफ कार्बन, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 मोल कार्बन एटम में मैम तो नंबर ऑफ 14 ग्राम, न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 14 वन, देखो 1 मोल C12 होता है तो हम लोग लिखते 12 ग्राम, जो उसका एटॉमिक मास होता है वही 1 मोल में होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना है 14 है, ठीक है। 1 मोल क्या होता है, 1 मोल इक्वल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, जिसमें क्या हमको पता चलता है कि नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, एंड उसका मास के लिए जो उसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मोलर मास जो बोलते हैं, मोलर मास, ठीक है। 1 मोल का यस मैम मास, तो 1 मोल का मास कितना होगा इसका एटॉमिक
मास है जो कि 14 है। ठीक है, तो अब Yes, तुमको ma'am. करना क्या है, यहाँ पे 14 ग्राम क्या है इसमें, 1 मोल C14 एटम कितने हैं, कितने 1 मोल में, तो 8 टाइम करोगे ना, 8. 8 Yes, टाइम ma'am. करोगे, 8 टाइम इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, सो 1 ग्राम में, बट तुमको आंसर में क्या पूछा है, 7 मिलीग्राम। तो ये तो यूनिटरी मेथड से तुम कैलकुलेट करोगे, 1 ग्राम में इसको डिवाइड कर दोगे 14 से, है ना। Yeah. देन 7 मिलीग्राम में पूछना ना, तो 7 इंटू 10⁻³ ग्राम कर दो, कन्वर्ट कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 100, ठीक है, अपॉन 14, Mm. और इंटू क्या है, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, जो कन्वर्ट किया था उसको करोगे 7 इंटू 10⁻³ समझा कैसे बनाइए। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसको जो भी मैं करा रही हूँ उसके नोट्स बनाओ, नोटबुक है रखे हो, Yes, ma'am. लिख रहा हूँ मैं. हाँ प्लीज इसको नोट करो, क्योंकि इसमें तुमको डिपेंड करता है कि +1 आएगा या 0 आएगा, थोड़ी सी इसके नोट्स रखो और रिवाइज करना है। Okay, ma'am. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है तुमको क्या है, क्या होता है? नहीं मैम. अच्छा, तो स्कूल के लेक्चर कितने क्लास में खत्म किए तुम्हारे स्कूल में, कौन सा स्कूल है तुम्हारा? शिवनाथ. अच्छा, कितने लेक्चर्स में खत्म हुए थे ये वाला चैप्टर? मैम लेक्चर्स मैम मोस्टली मैम अब 11th में मैम ज्यादा कोई अटेंड नहीं करता, सेल्फ स्टडी करता है, तो मैम लाइक आप कह सकते हो कि मैम एटलीस्ट 5 लेक्चर्स अटेंड किए होंगे मैंने इस टॉपिक पे. टॉपिक पे 5 लेक्चर तुमने अटेंड किए ना, हाँ मैम. बट समझा कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट ना, ना के बराबर। हाँ मैम थोड़ा डिफिकल्ट था समझना, न्यूमेरिकल बेस जितने भी थे वो. ठीक है, बट अभी जो फर्स्ट लेक्चर तुमने किया या फिर आज जो सेकंड लेक्चर है, मैंने एक ही दो फॉर्मूला बताया था, याद है तुमको? यस मैम, मैंने उनको लिख के रख लिया मैम, रोज रिवाइज करता हूँ तो याद रहते हैं वो. ठीक है, सो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो बोर एटॉमिक मॉडल जो स्टार्ट किया था, यस मैम. ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उससे बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, रेडियस कैलकुलेट करना, वेलोसिटी, एनर्जी कैलकुलेट करना, पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल एनर्जी, एंड जो तुम ओके मैम. लाइन स्पेक्ट्रम, सब कुछ वहीं से आता है। तो ये टॉपिक ऐसे थोड़े टाइम में तो सब कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, और फिर वो कर देने पे मैं बता भी दूँ तो तुमको कुछ होगा नहीं उससे। हाँ. हो गया, नोट कर लिया? यस मैम. देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर तुम इमेजिन करो कि तुम इलेक्ट्रॉन को, अभी तक तो तुम बोहर मॉडल में ही हो जहाँ की हम लोग इसको पार्टिकल समझ रहे हैं, बट ये भी फेल हो जाएगा, आगे आ जाएगा कि नहीं वो वेव, वेव है, वो पार्टिकल नहीं है, वेव के जैसा बिहेवियर है। ठीक है, सो इतना ओके. छोटा पार्टिकल और इतनी ज्यादा स्पीड, तो अगर तुम उसको वहां पे फोकस करते हो तो तुम भूल जाओगे, मतलब इतना जूम इन में जाओगे कि तुम बाहर गए से तुम इसको ऐसे सोच सकते हो, मैप से, जो गूगल मैप यूज करते हो ना, हाँ. तो अगर तुम किसी मतलब किसी जैसे तुम्हारे घर का लोकेशन है, अगर तुमने वहां तक जूम इन किया है तो तुम भूल जाओगे कि कौन सी कंट्री है, कौन सा शहर है, कौन सा कॉन्टिनेंटल, सब कुछ भूल जाओगे इतना ज्यादा अगर जूम इन करते हो। या. ठीक है, तो मतलब तुम पीछे का सब कुछ भूल जाओगे ना। हाँ. और और अगर तुम ग्लोब को मतलब ऐसे कॉन्टिनेंट का सिर्फ देख रहे हो तो तुमको पता है कि तुम कहाँ पे हो,
कौन से कॉन्टिनेंट का ग्लोब अभी देख रहे हैं, ठीक है, या कौन सी कंट्री, तुम जैसे इंडिया का मैप देख रहे हो तो तुमको पता चलेगा कि इंडिया का मैप देख रहे हो, लेकिन जब तुम अपने घर का एड्रेस उसमें देखने जाओगे तो तुम भूल जाओगे कि कौन सी कंट्री का मैप था ये। तो यही है, अगर तुम यस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पे जाओगे तो दोनों चीज सेम टाइम पे नहीं बता सकते, दोनों चीज सेम टाइम पे नहीं बता सकते। ओके तो काफी इंटरेस्टिंग, अभी आगे बहुत सारी थियरीज है, अभी तो ये न्यूमेरिकल है, बीच में ये हो जाएगा, then आगे इंटरेस्टिंग है इसमें। चलो इसको मैं ओके क्लियर कर दूं। यस मैम उसके बाद क्या है नेक्स्ट? तुमने ये क्वेश्चन करना है या फिर स्टार्ट करना है? स्टार्ट कर ले, हो जाएगा ये आगे का, यस मैम हो जाएगा। हाँ मैम ये कर ठीक, लूँगा या ठीक, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया था, बोर एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट चल रहे थे उसमें से 2 या 3 हमने किए थे, जिसमें फर्स्ट क्या था, एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, then electron revolve only in fixed circular orbits with fixed energy and fixed velocity, किया था ना ये, यस मैम ठीक है। या देन क्या किया था, क्वांटाइजेशन कंडीशन, जहां से हमारा अभी फॉर्मूला स्टार्ट हो गया था। हाँ तो सेकंड हो गया था, थर्ड अभी स्टार्ट करते। थर्ड क्या था हमारा, क्वांटाइजेशन, जिससे हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया था, एन एच अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला दिया था, याद है? h/2 पाई मतलब इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जैसे मान लो कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो क्योंकि हाँ ये मैम सर्कुलर पाथ पे है तो जो घूम रहा था, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम था वो क्या था, इंटीजर वैल्यू आता था ना, हाँ ठीक है। जिससे हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ शेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब इंटीजर वैल्यू मतलब या तो फर्स्ट शेल में रहेगा, उसके बाद उसके नेक्स्ट शेल में, बीच में कहीं भी नहीं रहेगा, जो कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन बस घूम रहा है, कहीं पे भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। बोर ने क्या बताया कि जो शेल है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका शेल भी हाँ फिक्स्ड है, इसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है और इसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड है, ठीक ओके है। सो ओके इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम था, ये मैंने बताया था, जो रेडियस था, और ये तो हर टाइम में चेंज होगा ना, हाँ घूमेगा तो, ठीक जो है। n है मैम वो नंबर ऑफ शेल होएगा हाँ, सो एंगुलर मोमेंटम जो कैलकुलेट करते हैं ये तो बताया था, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो MPR बताया था होता है, MVR यस मैम ठीक है। तो दोनों को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, या MVR इज इक्वल टू 2, 2 नहीं होगा ना, n रखा ना, सेकेंड शेल का नहीं, n रखा है, NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये सब कुछ नोट करते जाना। तो ये बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन था। जो थर्ड पॉइंट क्या यस था, पोस्टुलेट, वो लिख दो, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, अदरवाइज रदरफोर्ड की जैसा ये भी फेल हो जाता ना, हाँ ठीक है। क्योंकि रदरफोर्ड का तो मैक्स प्लैंक ने फेल कर दिया था ना, कि अगर वो घूम रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा और धीरे धीरे जाके न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था, ठीक है। यस मैम या और तुमने एक यहाँ पे नोट भी किया था, एच की वैल्यू क्या था, मैम एच h की वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि होता है 6.626 into 10⁻34 0.62 joules per second 626 माइनस मैम 2 मैम 34, 626 626 10⁻³ -34, -34 joules per second ठीक है। इसमें अगर कुछ हो जाए तो डबल चेक कर सकते हो, क्योंकि ये तो वैल्यू है जो कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, गिवन है, ठीक है, तो यस इसको मैम डबल चेक कर सकते हो। चलो अभी नेक्स्ट में आते हैं, जो फोर्थ पोस्टुलेट है, ठीक है। फोर्थ में क्या है कि वाइल्ड, मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया था, तो अभी ज्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे, ठीक है। बताया था Yes, कि ma'am. व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स था इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ठीक है, प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है, Okay. ठीक है, नोट कर सकते हो, व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक force between electron and nucleus provide centripetal force। तभी तो घूमता है ना, जैसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से अर्थ ग्राउंड लगाता है ना, घूमता है Yes, सन ma'am. सन के चारों तरफ। तो वही थियरी यहाँ पे सोलर सिस्टम से कंपेयर करके देखो, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो अपनी तरफ खींच रहा है, इसी एनर्जी को उस किस में यूज कर रहा है, घूमने में यूज कर रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. तो एक ये फॉर्मूला तुम लिख लो, नोट कर लो, जितने भी मैम फॉर्मूले इसको थे क्या ना, नाम लिखूं मैम इसमें? किसमें, ये देखो ना, इसी का MBI. ये एंगुलर मोमेंटम के लिए तुमको यूज होगा, Okay. ठीक है। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स ने क्या बोला था कि वो इंटीजर वैल्यू होगा ना, मतलब हाँ. जो शेल होगा, ये जो n की वैल्यू होगी ये कोई इंटीजर वैल्यू होगी, मतलब ऐसा नहीं 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा नहीं कि 3/2 होगा या 4/3 होगा, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। जो कि तुमको Yes, पता ma'am. है, जो बाद में क्या लिखते हैं, शेल के, शेल एल, सेम एल एम, मतलब शेल 1 शेल 2 ये सब लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब हाँ. कुछ आगे चल के तुमको सिंक करना है सारा कॉन्सेप्ट, और फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक है। तो तुम बोल सकते Okay, हो ma'am. इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्वेश्चन में अगर ये टर्म आता है तो इसको लिख सकते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। Okay, ma'am. ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम या बोहर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलो Yes, ma'am. अब ये जो हमने नेक्स्ट जो अभी फोर्थ वाला हमारा पोस्टुलेट चल रहा है, इसमें क्या हो, जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स में। ये भी मैंने डिस्कस हाँ. किया था, थोड़ा सा बताया था, ये चीज तो मैंने बताया था, ठीक है। ये मैम ये नहीं, ये याद नहीं मैंने, मेरे को आपने बताया था. ठीक है, मतलब देखो, while revolving the electrostatic force between electron and nucleus वही प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स, उसी फोर्स को वो जैसे तुम हाथ में देखो, हाथ पे अगर किसी स्ट्रिंग से अगर स्टोन को बांध बांध के घुमाते हो, ठीक है, तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स का तो पहले से तुमको पता होगा, ये जो टॉप को ऐसे घुमाते हैं तो, ठीक है। कोर्स फिजिक्स में पढ़ा तो हुआ है अभी. हाँ, तो वो खींचते हो अपने तरफ, बट उसी फोर्स से वो घूमने में लगाता है ना, उसी को कन्वर्ट करता है। अब न्यूमेरिकल में तुमको एक ये फॉर्मूला लिखा, सेकंड जो है ये इसको नोट करो, ये सब नोट करो। अब इसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, कुछ गिवन वैल्यू हो, इसकी कुछ गिवन वैल्यू होगी, दोनों की वैल्यू एक साथ, अब ये इक्वल ये हो गया तो दोनों की वैल्यू भी एक दूसरे के बराबर होगी, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। Yes. तो मैं दोनों की अलग अलग वैल्यू दूंगी, फिर दोनों को पुट करके जो फॉर्मूला आएगा, ज्यादा डेरिवेशन पे नहीं देंगे अभी तो। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर ना केमिस्ट्री का, क्लास 10 के बाद। मैम नहीं मैम, ये सेकंड है, पहला रिडॉक्स रिएक्शन था. ओके, हाँ, तो अभी बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोला क्लास 12 में भी ये मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, तो बहुत ज्यादा करेंगे तो शायद तुमको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाए, मैं सिंपल करके बता रही हूँ, ठीक है। तो ओके मैम. तुमको वैसे भी फॉर्मूला तो याद करना ही है ना, हाँ. ठीक है।
तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही कन्वर्ट हो जा रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स में। अब इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी, जो फॉर्मूला है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये मैं क्लियर करूँ, नोट कर लो। यस मैम, बस एक मिनट बस लिख रही हूँ। यस मैम, हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एफ ई जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस किस किस के बीच में लग रहा था। मान लो दो चार्ज है, तो दो चार्ज क्या है, एक न्यूक्लियस पे चार्ज था पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो एक को मान यस लो तुम, एक को मान लो Q1, ठीक है, और दूसरे को मान लो Q2, और बीच में डिस्टेंस था उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसके ये तो तुमको रहेगा, उसके अलावा कुछ कांस्टेंट वैल्यू रहता है जिसको अभी लिख देते हैं, बाद में उसका जो वैल्यू है वो देंगे, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो ये सारा तुमको कांस्टेंट है। अब चार्ज देखो, अगर सेम चार्ज रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन करेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो हम लोग बात करें न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, हाँ। सो एक वैल्यू तुमको ये हो गई फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, सेकेंड जो है वो है तुम्हारा एफ सी सेंट्रिपिटल फोर्स, उसके लिए फॉर्मूला है mv² अपॉन r। ठीक है, तो तुमने ठीक है। क्या देखा था कि इसी फोर्स को यूज करता है इस फोर्स में, मतलब एफ ई इक्वल टू एफ सी देखा था तुमने, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, सो ये इक्वल ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है। ऐसे ऐसे करके फॉर्मूलाज आते हैं ना ड्राइव करने के, कुछ वैल्यू रहती है, उसके बाद जो गिवन वैल्यू है उसी में से कैलकुलेट करते हैं, किसी एक का वैल्यू मिल जाता है तो उसको ही बार बार यूज करते हैं। जैसे मान लो आर की कोई वैल्यू मिल गई तो आर के फॉर्मूला में यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, अगर तुम सीधे सीधे तरीके से समझो ना तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी तक मैंने क्या हाँ। बताया, सिर्फ कुछ फॉर्मूला बताया जो तुमको लर्न करना है, और वो हाँ। फॉर्मूला कहाँ से कैसे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो पीछे है केमिस्ट्री वो बता रहे हैं। अदरवाइज जो कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स है, जो फॉर्मूला रेडी फॉर्मूला आया है वो तो रट्टा मारना है, फिजिकल जो फिजिक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके मैम। अभी दोनों को इक्वल कर दे, ये हाँ। इक्वल ये कर दे। ठीक हम्म। है, तो फाइनल फॉर्मूला जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो तुम्हारा चार्ज था वो किसके किसके बीच था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। Q1 Q2 हाँ। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख लो, और न्यूक्लियस के चार्ज को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, Ze से लिखते हैं। न्यूक्लियर चार्ज को तुमने अभी पीरियोडिक टेबल नहीं किया होगा ना क्लास 11 का। ठीक है, हाँ। इस पे मान लो कि अगर प्लस ई चार्ज है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, यस मैम। जब हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया था तब बताया था कि ये फंडामेंटल नहीं है, सबका अलग अलग आ रहा था ना। ठीक है, हाँ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उस पे जो चार्ज है, तो इसको लिखते हैं न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, और इसको Ze से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का हो गया। यस मैम। ठीक है, और उसके बाद प्रोटॉन के लिए Ze लिख दे अपॉन r स्क्वायर। ठीक है,
Q1 Q2 के जगह पे हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन एंड Ze, जो कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा और ये प्रोटॉन के लिए लिखा, ठीक है। यस मैम। तो ये एक तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया, हाँ एक ये आया, उसके पहले भी एक फॉर्मूला तुमने लिखा था, MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई, देखो नोट किया है ना। हाँ मैम। सो एक ये फॉर्मूला आया और एक ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास। हाँ अब इसमें तुमको करना क्या है, तुमने इसकी वैल्यू तो लिख दी, अब इसके इक्वल ये होगा तो इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको कंप्लीट कर ले। मैंने ये लिखा है, इसको एज इट इज लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इक्वल टू mv² अपॉन r, ठीक है। ओके। तो एक तुमने फर्स्ट ये लिखा था, ठीक है, और सेकंड में क्या लिखा तुमने, ये लिखा, दो फॉर्मूला नोट करो इसको। यस। अभी आगे देखो, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये कैसे आया, सिंपल समझ में आया, कुछ बहुत ज्यादा तो इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया होगा, ऐसा तो कुछ नहीं था ना, नहीं मैम समझ आ गया। ठीक है। जो एंगुलर या मोमेंटम था उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है, एंड जो फोर्स ऑफ हाँ। अट्रैक्शन जो था उसके लिए हमने ये लगाया, इजी। तो तुम यस इसको मैम। कुछ भी नाम दे दो, जैसे मान लो कि दो फॉर्मूला तुमने रखा तो कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। अब आगे चल के देखो, जितने कांस्टेंट है उसकी कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है। हाँ जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज होगा, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होंगे ना उसको सेपरेट करके, कॉमन करके एक कुछ वैल्यू दे दी जाएगी, वो वैल्यू का रखना है, और उसके बाद जो बच गया वो उसको चेंज कर करके आंसर करना है, सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाएगा आगे, हाँ। ठीक है। क्लियर है अभी सब यस। कुछ, यस मैम। ठीक है। मैं इसको हटा दूं फिर मैं बस नोट डाउन कर रहा हूँ, हाँ, एक मिनट। यस मैम हो गया। चलो। तो फोर्थ हमने कर दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट है, थर्ड या फोर्थ जो भी किया, उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने जिसमें बताया था के शेल एल एम एन, जो शेल नंबर देता है, सबकी शेल की एनर्जी होती है। क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिट में घूमता है और वहां पे उसकी एनर्जी सेम रहती है, जब वो किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा है तो एनर्जी ना उसकी कम होती है ना ही ज्यादा होती है, मतलब स्टेशनरी बताया था लास्ट के लेक्चर में। तो लास्ट वाला तो मैं नहीं काउंट कर रही क्योंकि तुम्हारा टेस्ट था, तुम भी प्रेशर में थे, मैं भी कोशिश कर रही थी कि तुमको कुछ करा सकूं एक फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो होता है, while revolving in a particular orbit an electron neither gain energy nor loses energy। याद आया? इसे मैं फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ लिखो ना, while revolving in a particular orbit an electron neither gain
nor loses energy, ना तो वो एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट शेल में घूम रहा है, सेकंड शेल में घूम रहा है, थर्ड शेल में घूम रहा है, ठीक है। तो अगर इस सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसी में घूम रहा है, तो ना एनर्जी कम होगी ना ज्यादा होगी, ठीक है। ओके। ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे एनर्जी कम होगी, वो वाली बात नहीं है, मतलब क्योंकि यहाँ की जो है वो नाम क्या दिया था, स्टेशनरी एनर्जी लेवल की जो है एनर्जी वो स्टेबल रहेगी, ठीक है। यस मैम। स्टेशनरी सबकी एक एनर्जी है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। ओके मैम। और ये भी मैंने लास्ट के लेक्चर में बताया था कि जो एनर्जी है वो लूज करके गेन करके किसी दूसरे शेल में अगर जाना है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्टुलेट में। यहाँ पे क्या है कि ना एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा, जिस शेल में घूम रहा है वहां पे वो घूमते रहेगा, वहां पे ऐसा नहीं कि कम हो गया और धीरे धीरे न्यूक्लियस में आके लड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ओके मैम। मतलब जो एनर्जी है वो कैसा है, फिक्स्ड है, डिस्क्रीट एनर्जी, ठीक है। जो शेल है उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, ठीक है। ओके। तो तुमने बोला था कि डेरिवेशन का किए हो या कर लोगे, कुछ बोल रहे थे ना, किया था हाँ कुछ मैम, आगे। मैम डेरिवेशन मैंने अपने टीचर से पूछा तो उनने नहीं आएगा, तो मैंने डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस नहीं किया था उस टाइम। अच्छा ठीक है, बट फाइनल जो फॉर्मूला है तो थोड़ा बहुत अगर उसमें डील करोगे, तो मान लो कि जैसे कोई किसी फ्रेंड से मिलते हो, ठीक है, तो हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन 1 महीने के बाद उसका नाम भूल जाओ, है ना। अगर 2 मिनट के लिए मिलते हो तो हो सकता है उसका नाम भी भूल जाओ थोड़े टाइम बाद। बट किसी फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, मतलब 2 4 बार उसके नाम से बात करते हो, थोड़ा टाइम देते हो, तो फिर वो नहीं भूलते ना, है ना। तो थोड़ा सा इस पे टाइम देते हैं, ओके। ठीक है। तो ये तो हो गई तुम्हारी जो शेल था, के एल एम एन, ये जो तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, बोहर एटॉमिक मॉडल, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था, के शेल एल एम, ठीक है। और सबसे लोवेस्ट एनर्जी, वो सारा कुछ अभी देखिए आ जाएगा, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, ठीक है। क्लियर करो इसको। यस मैम। सो अगर तुमको रेडियस कैलकुलेट करना है, ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस है वहां से इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, रेडियस, वो कैलकुलेट करना है, या इसकी वेलोसिटी निकालनी है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। जैसे बताया शेल की एनर्जी होती है हर एक शेल की, ठीक है। सो दो, अगर ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, तो इसके बीच में कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर हाँ। कोई चीज घूम रहा है, मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड दो चार्ज पार्टिकल है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके। तो जो जो फॉर्मूला मैंने दिया है ना अभी, उससे ही ज्यादा कुछ डिराइव मैं करूंगी नहीं, तुमको डायरेक्ट दे दूंगी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास रेडियस कैलकुलेट करना है आर, ठीक है, तुमने क्या लिखा, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला तो मैंने दिया हुआ है पहले, सबसे फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है। ओके। ये था तुम्हारे पास, और एक ये ए दिया था, और एक फॉर्मूला दिया था जो कि क्या था, 1 अपॉन, देखो अभी अभी तुमने नोट किया, 1/4 पाई इंटू नहीं ZE/R²। ऐसा कुछ था। तो ये सारा डेरिवेटिव अभी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट मैं तुमको दे दूं, कैलकुलेशन करना चाहो तो मैं करा सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर है, बोलो।
मैम आप दे दीजिए वैल्यू, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, हम्म, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे। और देखो यहाँ पे एम बी आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है। ठीक है, हम्म, यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, तो पूरे को डबल करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो करके तुमको, ठीक है, अभी छोड़ देते हो उसको। ठीक है, तो फाइनल मैंने तुमको दिया भी था, थोड़े क्वेश्चन भी कराया था, ऐसा कोई वैल्यू दिया था 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम दिया था ना ट्यूसडे को। हाँ ठीक है, हाँ तो ये फॉर्मूला यहीं से ड्राइव हो गया है। अगर तुमको रेडियस निकालना है nth ऑर्बिट के लिए, n क्या है, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आया, ये सबको तुम कैलकुलेट करोगे तो फाइनल जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एंड देन पाई मास जेड एंड इलेक्ट्रॉन जो है ये स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो जो कांस्टेंट है, देखो क्या है, नंबर ऑफ शेल तो वेरी करेगा, और एलिमेंट वेरी करेगा तो एटम वेरी करेगा तो जेड की वैल्यू भी वेरी करेगी। बाकी ये कांस्टेंट है, तुमको पता है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये सब कांस्टेंट को निकाल के जो वैल्यू दी है उसमें किसको छोड़ा है, सिर्फ एन स्क्वायर जेड को छोड़ा है। किसको छोड़ा है, एन स्क्वायर एंड जेड को छोड़ा है। ठीक है, हम्म, और सब कांस्टेंट को करके क्या वैल्यू आई, 0.5। तो ये फॉर्मूला तुमने यूज भी किया था, क्वेश्चन भी किया था, नोट किया था उसको। हाँ मैम। ठीक है, तो रेडियस निकालना है, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है रेडियस ऑफ जो भी नंबर ऑफ शेल दिया रहा उसकी रेडियस निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 0.53 इंटू एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल, जो भी शेल का बोल रहा है, फर्स्ट शेल सेकंड थर्ड। ठीक है, उसकी स्क्वायर अपॉन जो जेड है, जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर और एंगस्ट्रॉम में ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है। अगर रेडियस कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ओके। कि जो भी वेरिएबल्स हैं सिर्फ उसको बाहर रखा है, बाकी जो कांस्टेंट है उसको तो बार बार लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसके लिए ये वैल्यू है। और जो वेरिएबल्स है उनको छोड़ दिया है बाहर। जो भी पूछ रहा है तुम नंबर ऑफ शेल डालो और उसका एटॉमिक नंबर डालो और तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन कराए थे मैंने, 2 दिन याद है, कर लोगे ये, 2-3 करवाए थे क्वेश्चंस। ये थे ना। ठीक है, यस क्यों फेल हुआ था ये, मैम, ये वाली थ्योरी। बोहर की थ्योरी भी क्यों फेल हो गई। मैम बिकॉज वो एटम की स्टेबिलिटी को शायद नहीं कर पाए थे प्रपोज ढंग से। नहीं, एटम की स्टेबिलिटी तो पता है ना, वो तो वो तो इसका नहीं था ना, वो बोहर तो का नहीं था ना। रदरफोर्ड ने हाँ बताया था कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टाइम बताया था कि ऐसा ऐसा है और इलेक्ट्रॉन घूम रही है, तो काफी अच्छा मॉडल था वो भी। बट स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था, इसलिए फेल हो गया। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे पाया, तो बोहर ने इतना आगे तो बढ़ाया, बट फेल होने का कारण क्या था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल था। ओके। ठीक है, तुमको मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे ना, जैसे हाइड्रोजन का था, हीलियम प्लस, एल आई प्लस प्लस, मतलब एक देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका भी कैसा हो गया, हाइड्रोजन के जैसा एक इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, एटॉमिक नंबर 3 होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अभी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, तो हाँ। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही ये चल रहा था, तो ये फ्लॉप हो गया। ठीक है, हाँ तो रेडियस का निकल गया तुम्हारे पास फॉर्मूला। अब वेलोसिटी का देखो, क्लियर करो इसको। यस मैम। देखो, अब वेलोसिटी में तुमको जो भी वैल्यू है
ये सब जो भी फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है। फर्स्ट ये बोला था ना, हाँ फर्स्ट जो तुमने ये लिखा, ठीक है। MVR यहाँ पे वेलोसिटी दिख रहा है, ठीक है। सो MVR है, तो R की वैल्यू अभी तुमको मिल गई यहाँ से, ठीक है। तुमको रेडियस मिल गया तो इसकी वेलोसिटी अभी तुम निकाल सकते हो। तो अभी आगे के डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट उसका भी दूंगी, ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगी डिराइव अभी। R की वैल्यू रख दो तो उसकी जगह ये, तो तुमको वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यही होता है ना, ऐसे ही कुछ होता है ना, ठीक है। इसको क्लियर कर दो। यस मैम। तो नेक्स्ट अभी देखो कि वेलोसिटी कैसे, तो तुमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए क्या करोगे। MVR इक्वल टू, ठीक है। अब तुम्हारे पास R की वैल्यू तो आ गई ना, तुमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, तो R की वैल्यू को रख दोगे, ठीक है। सो वैल्यू अभी तुम कर लेना, मैं तुमको हिंट दे देती। MV उसके बाद R की वैल्यू रख दोगे। क्या था अभी अभी तुमने नोट किया, ऐसा कुछ था ना। R की वैल्यू, हाँ देखो अभी मैम नोट R नोट की वैल्यू होगी R nth is equal to 0.53 into n square upon z नहीं, angstrom. वो वैल्यू नहीं रखना है, वो तो तुमको फाइनल फॉर्मूला कहीं अप्लाई करना है तो। बट उसके पहले वाला जो वैल्यू नहीं रखा था, कांस्टेंट के साथ वाला, कांस्टेंट के साथ वाला। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ऐसा कुछ था। यस मैम। देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दी मत करो, ऐसा था ना, हाँ। ठीक है। तो अब यहाँ से तुमको क्या, किसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, वेलोसिटी का, ठीक है। या तो सारा कुछ मैथमेटिक्स करना है तुमको आगे, और उसके बाद जो हाँ। फाइनल फाइनल आ जा रहा है, मैं वही तुमको दे दे रही हूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये सब करना है तो बोलो, मैं करा दूंगी, बट अभी नहीं बोलोगे, इसको छोड़ोगे तो भी चलेगा। सो हाँ। वेलोसिटी, इसकी डायरेक्ट जो भी कांस्टेंट है, मैंने क्या बताया सिंपल करने के लिए, कांस्टेंट वैल्यू है उसके लिए एक वैल्यू दिया है जो कि है 2.18 इंटू 10⁶, ठीक है। और जेड है, ये कैलकुलेशन करोगे क्रॉस क्रॉस तो ये जेड आ जाएगा, ठीक है। जेड अपॉन एन, ठीक है, जेड अपॉन एन। वेलोसिटी है तो क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला डालो, जो रेडियस के लिए तुमने डाला था बोर्ड में, इतने से हो जाएगा। इससे ज्यादा ओके। मुझे नहीं लगता है, मतलब जेई वगैरह के लिए चाहिए सब कुछ डिटेल में, बट बोर्ड के लिए इतना काफी होगा। पहले इतना कर लो फर्स्ट राउंड में, फिर रिवीजन में थोड़ा और टाइप करेंगे, थोड़ा डीप जाएंगे। ओके। बट पहले से क्लियर समझ में आ रहा है, जो तुमने बोला कि नहीं हो रहा था, कुछ पता नहीं चला था, अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यस मैम। जो भी कांस्टेंट था उसके लिए ये वैल्यू देती है, तुमको याद करना है। अब एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ शेल चेंज करोगे तो उसकी वेलोसिटी तुम ओके। कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ हाँ। ठीक है। यस मैम। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, तुमको करना है कि स्पीड निकालना है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का, जो इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन अगर तुम लिखते हो, तुमको स्पीड कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट का ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हो हाँ जाएगी, 1। फर्स्ट शेल का पूछ रहा ना, फर्स्ट शेल, हाँ हाँ। तो एन इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल टू भी 1, एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। तो सो वी एन जो हो यही जाएगा यही 2.1 सेम into आएगा, 10⁶। ठीक है। 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 1/1, तो यही वैल्यू आ जाएगा मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो जो भी चेंज होगा वो इसमें ही चेंज होगा ना, ठीक है। हाँ अब सेम जैसे तुमने लिखा हीलियम प्लस का करोगे, तो हीलियम प्लस में क्या हो जाएगा चेंज, एन की वैल्यू चेंज होगी, जेड की वैल्यू चेंज होगी। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। हाँ मान लो फर्स्ट शेल का बोल रहा है तो एन की जगह 1 डालोगे, सेकंड शेल का बोलो तो एन की जगह 2 डालोगे, वैसे एल आई का निकाल सकते हो, ठीक है। जेड की हाँ वैल्यू डालो और जिस शेल का पूछ रहा है एन की वैल्यू जो भी पूछ रहा है 1 2 3 एंड कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस एंड यस मैम। वेलोसिटी हो गया, कुछ डाउट है अभी? नहीं मैम। और तुमको फाइनली देखो समझना है, 1 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे का लेक्चर है, समझना बहुत कुछ है, लेकिन जो याद करने की चीजें, याद रखने की चीजें वो ये है, इसको नहीं भूलना है, ठीक हाँ है। मैम, मैं जो याद करने वाला है उसके अराउंड इम्पोर्टेंट बना दे रहा हूँ box। हम्म। यस मैम, ये नोट डाउन कर लिया। इस चैप्टर के बाद क्या करना है, रेडॉक्स समझ में आया है या करना है उसको? मैम रेडॉक्स समझ आ गया था, उसका टेस्ट हो गया था। अच्छा, अच्छे समझ में आ गया, हाँ मैम। बैलेंसिंग एंड ऑल सब हो गया। यस मैम, मैं बस एक बार लाइक जो फाइनल जो है अभी हाफ ईयर उसके बारे में सब एक बार रिवीजन करा देना उसको। हाँ, क्योंकि उसमें मेनली है जो आयंस को, चार्ज को बैलेंस करना, वो सब सीख लिया तुमने? हाँ मैम, बैलेंसिंग तो मैम लास्ट ईयर ही कर ली थी ना। नहीं, वैसे बैलेंस नहीं, यहाँ पे तुमको चार्ज को बैलेंस करना होता है। हाँ मैम, वो चार्ज की बैलेंसिंग सीखी थी यहाँ पे मैंने। ठीक है, वो चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर। हाँ। मैम मैं आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस कहाँ पे भेजूँ? सीबीएसई का जो है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, मेरे स्कूल ने अभी तक भेजा नहीं है। हाँ, भेज दो, जो भी आते हैं ना स्कूल से अपडेट्स मुझे भी ग्रुप में शेयर कर दो। ओके मैम। तो देखो अभी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी मैंने पहले बताया, अभी अभी थोड़ा थोड़ा कि जो शेल है, सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड दो चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि मान लो शेल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, दो चार्ज पार्टिकल है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, ठीक है। यस मैम। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारा जो भी चार्ज पार्टिकल है, 1 सेकेंड। ओके। यस मैम। ठीक है, तो तुमको कैलकुलेट करना होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है एंड टोटल एनर्जी। आया था इससे क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में? हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड? हाँ, आज हाँ के नहीं मैम। आज के टेस्ट में नहीं आया, ठीक है। तो देखो सब में फॉर्मूला गिवन है, तुमको याद करना है एंड कैलकुलेशन करना। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला है हाफ mv², ठीक है। हाँ मैम, इसका फॉर्मूला मेरे को पता है, फॉर्मूला मैंने लिख लिया था टेस्ट से पहले। ठीक है, तो वो सब इम्पोर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। अब हम्म। देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तुमने अभी अभी वेलोसिटी का डिराइव किया था, ठीक है। इसके लिए मैं इस फॉर्मूले में घुसी हूँ, क्योंकि उसके बगैर देखो आगे बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। हम्म। तो जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट था वही मैं लेके चली हूँ, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं गई हूँ, क्योंकि उसके बगैर आगे नहीं चलेगी ना, ठीक है। सब v की वैल्यू जो रख दोगे तो काइनेटिक जो एनर्जी है वो निकल जाएगी, ठीक है। हाँ। हमने अभी अभी निकाला था ना, कैलकुलेट किया था यस मैम। ना, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट के लिए क्या था, ZE² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n, ऐसा कुछ था अभी अभी हमने। इसके लिए डेरिवेशन, ये देखो बीच के स्टेप्स है, जो फाइनल वैल्यू रखा उसके पहले भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखा है, मतलब सारे इसमें कांस्टेंट फिगर जो दिख रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं रखी है, ठीक है। तो यस अब मैम। v की जगह तुमको इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह तुम ये क्या लिखोगे, हाफ, ठीक है,
एम बी की जगह ये वैल्यू रख दो जेड ई स्क्वायर, ठीक है। ये सारा कुछ तो वैल्यू रख दोगे डायरेक्ट, तो मैं अभी इसको छोड़ ही देती हूँ, सबने छोड़ा है तो डायरेक्ट दे दूँ तुमको, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी जो भी कांस्टेंट वैल्यू मैं बताते आ रही हूँ, जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगा उसको एक तरफ कर दिया है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो नेक्स्ट रिवीजन में इसको और अगर लगेगा जरूरत होगा तो डिस्कस कर लेंगे। सो कांस्टेंट वैल्यू की यहाँ पे दिया है कितना 13.6, ठीक है। और इनटू जो वेरिएबल है वो क्या है जेड एंड एन, ठीक है। तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी है तो यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ओके। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आया 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको भी नोट में डालो। अगेन जेड क्या होगा एटॉमिक नंबर एंड एन क्या होगा नंबर ऑफ शेल। तो कौन से शेल के लिए, यस किस एलिमेंट के लिए, किस एटम के लिए बात हो रही है, उस एटम का एटॉमिक नंबर, और कौन से शेल की बात हो रही है उसका शेल नंबर, और दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। एंड यूनिट पे फोकस करना, एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन। ओके मैम, लिख लिया। अब उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या था इसको क्लियर करूं मैं। यस मैम। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। सो याद है मैंने बताया था Q1 Q2 इसको मान सकते हैं, बीच का जो डिस्टेंस है उसको R मान सकते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हम लिखते थे E, एंड प्रोटॉन के लिए क्या लिखते थे ZE, न्यूक्लियर चार्ज, हाँ ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, ओके। ठीक है। ये जस्ट पहले हमने ये सब कुछ किया, ये सेम सिमिलर चीज हमने किया है ना, दो चार्ज उसके हाँ बीच की डिस्टेंस, ठीक है, एनर्जी के लिए। और यहाँ पे अभी रख देंगे भाई वैल्यू, ठीक है। हाँ सो वैल्यू यस किसकी, यहाँ पे जो भी चार्ज यूज करे हैं तो इसका नेगेटिव चार्ज रखेंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, Q1 U2 में जो चार्जेज है उसको भी रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो ओके। जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की जगह पे क्या रखेंगे माइनस ई रखेंगे, क्योंकि इसका जो चार्ज होगा कैसा हो नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मान लो इसको Q1 माना, इसको Q2 माना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ई इंटू इसको क्या लिखते हैं जेड ई, जो कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नहीं लिखो तो भी चलेगा जेड ई, ठीक है, बट नेगेटिव का यहाँ पे रोल है, ठीक है। हाँ आयोनाइजेशन यस एनर्जी देखा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, यस अपॉन आर। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा डेरिवेटिव को अभी सब स्किप करते हैं, ठीक है। जो आंसर आएगा यस मैम। उसमें जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रखने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यस क्लियर है, मैम। हाँ। बट इसका डेरिवेटिव स्किप कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है। और इसमें क्या हो जाता है फाइनल जो फॉर्मूला आता है वो आता है माइनस में आएगा 2 इंटू 13.6 इंटू
z स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करना रहता है, ये 2 कहाँ से आता है वो डेरिवेटिव के बाद ही पता चलेगा, तो अभी के लिए तुम जस्ट इसको समझो कि इतना लिखना होता है। ठीक है, कुछ वैसा रहेगा जहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई सेम करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई सेम नंबर से, तो ऐसा कुछ बचा होगा। ठीक है, तो ये 2 आ गया तुम्हारा -2, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में रखी है तो फाइनल में आ रहा है माइनस, एंड 13.6 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि जितने भी कांस्टेंट फिगर है उससे आया है, एंड एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ शेल। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन को फॉर्मूला मिल गया, काइनेटिक एनर्जी का मिल गया। ठीक है, ये भी किसका हो जाएगा, जो भी एन शेल के लिए, जो भी शेल के लिए पूछा जा रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैम दोनों का प्लस कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको नोट कर लो, फिर मैं क्लियर करती हूँ। तुमने जो चैप्टर स्टार्ट किया ना, ये चैप्टर थोड़ा हो सकता है कि तुमको लगे कि बहुत डिफिकल्ट होता है केमिस्ट्री, बट ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में थियरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल ज्यादा है, और ये मैंने बताया फिजिक्स में भी एक चैप्टर है, तो समझ सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री का फिजिक्स ही है। ठीक है, अदरवाइज केमिस्ट्री बहुत इजी है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो वैसे भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं, बट इंटरेस्टिंग ये है कि तुमको पूरी हिस्ट्री पता चल रही है, क्या हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, हिस्ट्री क्या है उसकी। हाँ, लेक्चर में आ रहे हैं। ठीक है, चलो तो टोटल एनर्जी देखते हैं, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी मैम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू सबका रख दो। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, -2 into 13.6 into z square upon n square plus 13.6 into z square upon n square। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, जब इसको सब कुछ सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम है। ठीक है, तो एक माइनस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा तुमको, टोटल एनर्जी जो है वो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस मैम। टोटल एनर्जी आया तुमको -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी, काइनेटिक एनर्जी मैम 13.6 into z square upon n देखा, square। सिर्फ साइन का अंतर है। ठीक है, काइनेटिक Yes, ma'am. एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, तो ये तुमको बहुत यूज हो जाएगा, अगर ये सारा कुछ तुम समझ रहे हो तो बहुत यूज हो जाएगा। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइन का। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर कर दो, इसको नोट कर लिया। Yes, ma'am. तो अगर तुमको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, नोट करो, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, फाइंड, हाँ, Fine. टोटल नंबर, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन in n cell of hydrogen atom. and cell of n cell of hydrogen. hydrogen atom. ठीक है, Yes मैम. तो मान लो तुमने ये बनाया है जो मैम ये स्ट्रक्चर, क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम दिया था. नहीं ये सब तो नहीं दिया था, यहाँ तक तो पहुंचे नहीं थे, तो मैम रेडियस एक का शेल की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए दिया था आपने. एनर्जी तो हम लोगों ने किया नहीं था ना, रेडियस किया था. ओह शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. हाँ, तो देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक, ठीक ना, इसको थोड़ा अभी अगर जो चीज समझे हो ना उसको आज के आज थोड़ा रिवाइज कर लेना. बहुत इजी नहीं है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये चैप्टर को समझना बहुत इजी नहीं है, लेकिन अगर तुमको क्लियर समझ में आया है ना तो उसमें और हाँ. क्लैरिटी रखो, थोड़ा रिवाइज कर लो, ठीक है. तो देखो अगर तुम स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे बोहर एटॉमिक मॉडल तुमने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है, तो ऐसा कुछ शेल बनाते थे, ये न्यूक्लियस होता था, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल. मान लो कि ये न्यूक्लियस के बाद शेल, ये तो पढ़ा था ना कॉन्फ़िगरेशन, 2n² लगाते थे ना, 2n² ऐसे, ये सब चीज तो पढ़ा था क्लास 10th में, ठीक है. अब इसकी Yes. एनर्जी की बात हो रही, एनर्जी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है, शेल की होती है, शेल की एनर्जी होती है जो कि फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी से घूमता है, तो मतलब रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, ना एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है. अगर इस शेल में है तो उसी एनर्जी से रिवॉल्व करेगा, ठीक है, उसकी एनर्जी ना खत्म होगी, ना वो लेगा ना देगा, ठीक है. तो एक एक शेल की एनर्जी तुमको कैलकुलेट करनी है, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम, ये पता है ना, एक ही 1 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज पे एप्लीकेबल है, ठीक है. तो हाइड्रोजन की हाँ ही मैम. बात करेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट शेल ओके. के लिए अभी तुमको डायरेक्ट करना है क्या है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डालना है. जब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम की बात होती है तो Z इज इक्वल टू 1, ठीक है. And और n is equal to 1. अब n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू 3 रखो, n की वैल्यू 4 रखो. ये मैम पर इम्पोर्टेंट हो हाइड्रोजन जाता में तो मैम लेकिन एक ही शेल होता है तो फिर इतने सारे क्यों लिखते हैं. है. हाँ बट ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो तुमको ये सारा कुछ कैलकुलेट करना हो, और सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना, इसकी एनर्जी जो है वो तुमको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो यस मैम. तुमको फर्स्ट शेल की ये समझो, ये तुमने न्यूक्लियस छोड़ दिया, ठीक है, ये हम्म. K L M N, ठीक है. तो सबकी एनर्जी तुमको जो भी फॉर्मूला दिया उससे कैलकुलेट करने का ट्राई करो. क्या था फॉर्मूला, Negative टोटल 13.6 into एनर्जी z square upon n square. माइनस 13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. So मैम आंसर negative 13.6 इलेक्ट्रॉन Z वोल्ट आ जाएगा अगर n की वैल्यू 1 है. अगर 1 है तो Z तो सब में सेम रहेगा, और n की वैल्यू 1 यस मैम. रखेंगे तो फर्स्ट शेल के लिए एनर्जी कितनी आ गई, Negative 13.6. तो फर्स्ट शेल के यहाँ पे लिख ले, कितनी आ जाएगी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. सेकंड के लिए यस मैम. n की वैल्यू 2 रखो तो माइनस मैम negative 13.6 into 1/4. 13.1/4, ठीक है. तो इसको कुछ कैलकुलेट करोगे तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यस मैम. तो सेकंड वाली की आ गई माइनस माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन n की वैल्यू 3 रखते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस 13.6 इंटू 1/9, ठीक है. तो ये आ जाएगा माइनस यस. 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो उसके बाद जो शेल है उसकी आ जाएगी एनर्जी कितनी, टोटल एनर्जी माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एन की वैल्यू 4 रखते हो, इतना तुमको याद रखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है. ओके मैम. तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/16 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी देखो ये सब जितना टॉपिक तुमने आज किया है ना, इसके न्यूमेरिकल्स अगर तुमको मिलते हैं ना तो बिना अटके कर लोगे, फटाफट करोगे, ठीक है. हाँ मैम. उसके बाद अगर नेक्स्ट शेल लेते हो तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, Negative 13.6 into 1/25. ठीक है. तो ये फर्स्ट शेल था, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ की कितनी हो जाएगी, माइनस
0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ज्यादा किसकी है, कम किसकी है, बता सकते हो? फर्स्ट शेल की ज्यादा है या सेकंड शेल की या लास्ट वाले की, किसकी ज्यादा एनर्जी? मैम फर्स्ट की ज्यादा है, हाँ फर्स्ट की ज्यादा है एंड फिफ्थ की फोर्थ की सबसे कम है। फर्स्ट की कम है, ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज अच्छा माइनस हाँ -13.6 ज्यादा है या -0.85 ज्यादा है? हाँ मैम, वो नेगेटिव नहीं देखा था मैंने। हाँ मैम, तो हाँ, फर्स्ट का सबसे कम, सबसे लास्ट कम। ज्यादा है। तो ये तो तुमको पता होगा, तुमने पढ़े पहले भी क्या होगा कि जो न्यूक्लियस के पास होती है उसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है, ठीक है, यस मैम। सबसे कम एनर्जी होती है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती है, तो माइनस की वैल्यू कम हो रही है मतलब एनर्जी बढ़ रही है। तो ये क्या होता है, यही होता है ना आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर तुमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है, तो जितनी इस शेल की, अब नेक्स्ट लेक्चर में, आज तो हो गया हमारा ऑलमोस्ट टाइम, ठीक है, सो जितनी एनर्जी इसकी रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी अगर तुम दोगे तब ये इलेक्ट्रॉन तुम ले सकते हो, निकाल सकते हो, हाँ क्योंकि मैम। नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन इसको दोगे। पढ़ा है ना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस मैम। तो इतना समझ में आया आज, यस मैम आ गया। ठीक है। और अगर हम्म, एन की वैल्यू इन्फिनाइट है तो मैम नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाना चाहिए आंसर। तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी ना। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो अच्छा हो हाँ, जाएगी, जीरो हो जीरो। जाएगी ना, ठीक है। हाँ। अगर यहाँ पे जीरो को डालते हो, इन्फिनाइट डालते हो, जीरो हो जाएगा ना, इन्फिनाइट से डिवाइड हम्म। करोगे, ठीक है। हाँ। यस मैम। चलो, तो अब कुछ डाउट है आज का भी, देख लो टाइम है हमारे पास। नहीं मैम, डाउट तो नहीं है, आज सारा समझ आ गया। समझा ठीक से, आज रिवाइज कर लेना, अभी मत करना, हाँ सोने मैम। से पहले एक बार देख लेना, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में नहीं कर पाओगे तो फिर वही हाल होगा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ मैं रिवाइज कर लूंगा सारा। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसका पोर्शन बचा हुआ है, जो कि अभी तक तो बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है यहीं पे घूमता है, ठीक है, और इसकी हम्म। एनर्जी फिक्स होती है। लेकिन तुमको पता है कि एनर्जी दे दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एनर्जी लूज करेगा, तो भी सेल चेंज करेगा, हाँ। एनर्जी गेन करेगा, तो मतलब बाहर वाले की एनर्जी ज्यादा है ना, तो अगर तुम एनर्जी देते हो, हाई तभी वो एनर्जी जंप लेता है करता तो है। जंप करके बाहर वाले में आएगा, ठीक है। हाँ। तो देखो स्टोरी यही पे है, आगे पीछे पूरी कहानी यही सब है। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे तुमने एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में पढ़ा, ठीक है। तो यस मैम। इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाएगा और वहां पे अनस्टेबल रहेगा। तुम अभी जैसे लेक्चर हाँ। अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो हम्म। यहाँ पे तुमको बहुत कंफर्ट तो नहीं है ना, तुम अपने कंफर्ट जोन में जाओगे। तो जब एक्साइटेड स्टेट में हम्म। वो जाएगा शेल में, किसी दूसरे शेल में, तो फिर से वो हम्म। ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, हाँ। आना चाहेगा ना, फिर से वापस आना चाहेगा। हम्म। लोवेस्ट एनर्जी में सब रहना चाहते हैं, स्टेबिलिटी हाँ। पूरी केमिस्ट्री उसी पे बेस्ड है, सब स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को लूज करके स्टेबल होगे ना। ज्यादा एनर्जी हाँ। रहेगी तो तुम आराम से नहीं रहोगे ना, तो तुम खेलोगे, हाँ। फुटबॉल क्रिकेट, दौड़ोगे भागोगे। जब तुम्हारी एनर्जी कम हो जाती है, आके बैठ जाते हो ना, उस टाइम तुम नहीं खेलते कूदते यस हो, मैम। ठीक है। तो जब लोवेस्ट एनर्जी में आएगी इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट करेगी। हाँ मैम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग करेंगे, जो एनर्जी रिलीज करती है। और तुमको ये भी पता है, अगर फोकस करो तो, कि यहाँ पे फिक्स होता था ना ऑर्बिट, हाँ। ऐसा नहीं था कि जो रदरफोर्ड ने बताया था पूरे में इलेक्ट्रॉन नहीं था, फिक्स शेल में घूम रहा था, ठीक है। हम्म। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर है, तो उसे फर्स्ट शेल में रहेगा या सेकंड शेल में रहेगा, ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में भी कोई सेल है, ठीक है। ठीक है मैम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यही पढ़ोगे, जैसे मान लो जम करके इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सेल में गए, फिर वो वापस से रिटर्न बैक हो रहा है, तो बीच में कुछ एनर्जी रिलीज करेगा ना, वही रेडिएशन दिखता है जो स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, ठीक है। हाँ। यस मैम।
ठीक है, तो एक बार ट्राई करना, थोड़ा एनसीईआरटी भी रीड करना, ओके मैम। तो थोड़ा और तुम्हारा थियरी अच्छा हो जाए। ठीक है, ओके। क्लियर कर दो इसको। यस मैम। सो लास्ट जो इसका पोस्टुलेट बचा हुआ है वो क्या है, यही है कि इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। ठीक है, ओके। यस मैम। कैन एक्सेप्ट एंड कैन लूज, जो मैंने अभी अभी बताया कि अगर वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, मान लो कि जितनी एनर्जी उसको चाहिए, आज हो पाएगा या नेक्स्ट में करूँ, जैसा बोलो। मैम कर लो। हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। देखो, तो ये जो तुमने, मैं इसी को यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जिस शेल की जितनी एनर्जी है, ठीक है, अगर उतनी एनर्जी दे दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल सकता है ना। मान लो हाँ कि मैम। फर्स्ट शेल की एनर्जी है -13.6, ठीक है, हाँ -13, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। -13.6 है, तो अगर तुम उतनी एनर्जी दे देते हो तो इलेक्ट्रॉन दूसरे में चली जाएगी ना। यस मैम, तो अगर -10.6 की एनर्जी और प्रोवाइड करेंगे तो वो नेक्स्ट सेल हाँ, में जंप कर बट जाएगा। कोई भी एनर्जी दोगे तो नहीं जाएगी ना। अगर उसको हाँ। मान लो कि तुम्हारे पास 90% आया है तुमको, ठीक है, मैंने बताया था 80%, 90%, मतलब ऐसा नहीं कि जो जो सीट रिजर्व है वो 90% वाले के लिए है, उसके बाद नहीं है तो सीधा 80%, 84 वाले के लिए कोई सीट नहीं है। ठीक है, या तो तुमको यस मैम। 90% लाना है या तो 80%, बीच का कोई नहीं है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी मिले जितने में उसका काम हो जाए, या तो इस वाले शेल से मैच हो जाए उसकी एनर्जी, तो फिर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इसमें और कितना इलेक्ट्रॉन दोगे और कितनी एनर्जी, सॉरी, और कितनी एनर्जी दोगे कि ये वाली एनर्जी से मैच करेगा, सिर्फ वही एनर्जी वो एक्सेप्ट करेगा ना, बाकी लेके तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट शेल की एनर्जी है -13.6, ठीक है, तुमने कुछ भी ऐसा दे दिया जिससे उसकी मान लो एनर्जी कितनी चाहिए 3.4, तो 3.4 नहीं आ रहा है तुमको, मान लो -4.4 आ गया, तो वो लेगा क्या वो एनर्जी। मान लो यहाँ पे कुछ भी डालोगे तुम वैल्यू, नहीं मैम, वो नहीं लेगा क्योंकि शेल है ही नहीं वैसे। उसकी कोई शेल ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं मिलेगी उसको। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी तो वो एनर्जी तो नहीं लेगी। अब मान लो कि ऐसा कुछ दे रहा है, जैसे मान लो -13.6 है, उसमें कुछ ऐसी एनर्जी मिली जिससे उसको सेकंड जो शेल है -3.4, ये वाली एनर्जी अगर इस वाले लेवल में आ जा रहा है तो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे मान लो +10.2 डालते हैं तो ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी तो यस वो मैम। ले लेगा, क्योंकि उससे उसको मिल जाएगा। जैसे तुम अभी मान लो या टेस्ट दोगे, तो कहीं का कट ऑफ कुछ है, कहीं का कुछ है। ठीक है, तो इतना कट ऑफ लाते हो तो इस कॉलेज में मिलता है, नहीं लाते हो तो कहीं नहीं मिलता है, या तो फिर इतना लाओ तो इस वाले कॉलेज में मिलेगा, तो वही बात होगी, तो वो वही एक्सेप्ट करेगा ना जितने से उसकी बात बनती है। ठीक है, यस मैम। तो यही सब सारा कैलकुलेशन रहेगा, तुमको वैल्यू याद रखनी है, एटलीस्ट एन की वैल्यू 4 तक, उतने शेल की तुमको याद रखनी पड़ेगी एनर्जी हाइड्रोजन के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुम देखो एनसीईआरटी खोल के, वहां पे मिलेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट ये वैल्यू सिर्फ रख देना और तुम्हारा आंसर हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, थर्ड शेल के लिए क्या होगी एनर्जी, सेकंड शेल भी आते हैं क्वेश्चन यस में। मैम। मेरे अनअकैडमी में तो ऐसे ये और कैनाल रेज कैथोडेज जो है वहां से, और इस वाले टॉपिक से बहुत डाउट आते हैं बच्चों के लेवल पे। ठीक है, तो अभी होपफुली तो मैम तुम, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो पता नहीं, तो करूंगा अभी। हाँ, तो तुम होपफुली अगर सब कॉन्सेप्ट अभी तक का समझे हो तो उसको प्लीज रिवाइज करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, यस मैम। चलो बाय। बाय मैम, थैंक यू।